Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 15 of auto system technology, and in this session we are going to look into the two concepts. The first one is telescopic shock absorber, and the another one is gas field shock absorber. So let's get started with the sessions. सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो शॉक एब्जॉर्बर के बारे में हमें देखना है, तो उसके पहले सबसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं. तो इसका मेन फंक्शन है द शॉक एब्जॉर्बर इज़ अ पार्ट ऑफ सस्पेंशन सिस्टम. तो ये जो है शॉक एब्जॉर्बर, ये सस्पेंशन सिस्टम का एक पार्ट है. इट इज़ यूज एज अ स्प्रिंगिंग डिवाइस टू कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड दी स्टिफनेस. तो देखिए होता क्या है, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि हम अभी तक कॉइल स्प्रिंग्स का यूज़ कर रहे थे शॉक एब्जॉर्ब के लिए या फिर सस्पेंशन सिस्टम के लिए. लेकिन होता क्या है, जब हम स्प्रिंग मैन्युफैक्चर करते हैं तो या तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है या फिर हमें स्टिफनेस मिलता है. तो इसके बीच में हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है. तो इसका बेस्ट वे है कि इसमें कुछ एक एडिशनल डिवाइस यूज़ किया जाए, एक अलग डिवाइस यूज़ किया जाए जिसे हम शॉक एब्जॉर्बर करते हैं. It is absorb the energy of shock converted into the vertical moment of the axle by providing damping and the dissipating the same into heat. तो ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है आपका और इसको कन्वर्ट कर देता है कि हीट में. ओके, जो भी वर्टिकल मोमेंट आपकी बन रही है यहाँ पे नीचे के आपके टायर्स में और ऊपर के चेचिस फ्रेम में, तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है हीट के और डिसिपेट कर देता है. इसका पर्पस देख लीजिए, चार पर्पस है इसके. पहला, टू कंट्रोल द वाइब्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. तो ये वाइब्रेशंस कंट्रोल करता है स्प्रिंग्स के. टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल राइड ऑब्वियसली. द इट टू एक्ट्स द फ्लेक्सिबल एंड टू बी रिजिड इनफ. तो ये एक नहीं, एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है और ये काफ़ी रिजिड भी होता है. ओके ना. तो आपको यहाँ पे अच्छे से कॉम्प्रोमाइज़ मिल जा रहा है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिड के बीच में. उसके बाद आता है कि इट टू रेजिस्ट दी अननेसेसरी मोशन ऑफ दी स्प्रिंग. तो अननेसेसरी मोशन जो रहता है स्प्रिंग्स का, देखिए स्प्रिंग को आप जब भी आप कॉम्प्रेस करोगे और छोड़ दोगे तो उसमें अननेसेसरी ऑसोलेशंस होते हैं. ठीक है, वो आपके हाथ में नहीं होते, वो कंट्रोल में नहीं होता है. तो जैसे ही आपका बम पे कोई व्हीकल आपका चले जाता है बम से, तो उसमें क्या होता है, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होता है और सडनली एक्सपांड होता है. तो ये कॉम्प्रेशन एक्सपांशन चलते रहता है. ओके ना, ऑसोलेट होते रहता है स्प्रिंग. तो हमें इस ऑसोलेशंस को कंट्रोल करना है. तो इस ऑसोलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम ये शॉक एब्जॉर्बर यूज़ कर रहे हैं. तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं शॉक एब्जॉर्बर का. ये है टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर. तो इस फिगर को नोट डाउन करो. यहाँ पे मैं आपको सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से रखना. तो ये जो पहला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये है आई और ये लोअर आई. ओके, लोअर आई और अपर आई. अपर आई कनेक्ट करता है एक्सल को और लोअर आई कनेक्ट करता है चेचिस के फ्रेम्स को. इसके बीच में आपको ये एक कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है. इसको हम सिंप्लीफाई और करें तो यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर है आउटर साइड में, जिसके बीच में एक रॉड लगा है. इस रॉड के ऊपर एक वॉल फिक्स किया है, यानी कि ये सिलेंडर और पिस्टन के जैसा कंस्ट्रक्शन हमको दिखाई दे रहा है. इसके ऊपर एक हेड होता है और ये एक आउटर बॉडी है, इसे सब कुछ एनक्लोज करने के लिए, कवर करने के लिए. और एक चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, वॉल नंबर 2. तो यहाँ पे इनसाइड चेम्बर के आपको वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 2 दिखाई दे रहा है. इसके बीच में एक फ्लूइड फिल किया होता है. ओके, ये फ्लूइड इसमें फिल किया होता है. और एक बात, ये जो दोनों भी वॉल्स है ये टू वे वॉल है. टू वे वॉल का मतलब होता है कि ये दोनों डायरेक्शन से मूव कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एक डायरेक्शन में. और इसका जो फ्लूइड है ये इसके सरकमफरेंस में अप एंड डाउन में दोनों साइड में सभी तरफ फिल किया गया है. ओके, तो देख लेते हैं इसका कैसा वर्क करता है एक्चुअली ये. So the upper eye of the telescopic shock absorber is attached to the axle and the lower eye is attached to the chassis frame as shown in figure. The two-way wall V1 is connected to the rod and another one two-way wall is connected to the lower end of the cylinder. तो पहला जो वॉल है वो कनेक्ट है रॉड से और दूसरा जो कनेक्टेड है इसके बेसमेंट से. The fluid occupies in the space between the above and below the wall V1. मतलब इसका जो फ्लूइड है वो अबव और बिलो फिल किया गया है. एंड आल्सो एनुलर स्पेस बिटवीन द सिलेंडर एंड द ट्यूब. तो ये जो सिलेंडर और ये जो ट्यूब दिखाई दे रहा है इसके सरकमफरेंस में एनुलरली, ठीक है ना, फिल किया गया है इस फ्लूइड को. अ ग्लैंड इज प्रोवाइडेड ऑन द हेड. तो ये जो ग्लैंड है ये हेड पर एक प्रोवाइड की गई है. अ फ्लूइड स्क्रैप आउट बाय द रॉड इज ब्रॉट डाउन इनटू द एनुलर स्पेस थ्रू द इंक्लाइंड पैसेज.
ओके, तो अब इसका थोड़ा सा हम इसका वर्किंग कैसा है वो देख लेते हैं। देखो, जब आपका ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, यानी कि ये शॉक एब्जॉर्बर कॉम्प्रेस होगा, तो ये कौन सा यहाँ पे लोअर चेचिस पे भी जब भी ये आपका फिक्स किया है, ये कॉम्प्रेस हो गया, तो ये क्या होगा, इसका जो रॉड है इसका मोमेंट डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो उस वजह से क्या होगा, जो वॉल V1 के बेसमेंट में यानी कि नीचे के साइड में जो फिल किया हुआ फ्लूइड है वो अपर के साइड में चले जाएगा, ऊपर के साइड में चले जाएगा, बराबर है। तो जैसे ये ऊपर के साइड में चले जाता है तो उस वजह से आपका शॉक क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि आपको कंफर्ट फील मिल जाता है, कंफर्ट यहाँ पे मिल जाता है। अब रही बात इसमें का जो एक्स्ट्रा फ्लूइड की मूवमेंट हो रही है, तो इसका एक्स्ट्रा जो फ्लूइड का मूवमेंट है ये एक ग्लैंड के थ्रू, इस पैसेज के थ्रू इस ट्यूब में चले जाता है। ओके, इस ग्लैंड के थ्रू, इस पैसेज के थ्रू इस ट्यूब में चले जाता है। अब ये ट्यूब ओपन किया गया है इस वॉल V2 के बेसमेंट में। ओके, वॉल V2 के बेसमेंट में। तो जैसे ही ये ऊपर का फ्लूइड जो है स्प्रिंग के कॉम्प्रेशन के वजह से ग्लैंड के थ्रू, इस पैसेज के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू वॉल V2 के लोअर एंड में चले गए, तो वॉल क्या होगा, वॉल V2 भी ऊपर मूवमेंट करने शुरू हो जाएगा, बराबर है ना। तो उस वजह से क्या होता है, इनसाइड प्रेशर होने की वजह से तो इसके वॉल V1 और वॉल V2 फिर से उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जैसे ये कॉम्प्रेस हो रहा है, इसका फ्लूइड का मूवमेंट अप सेक्शन में जाके नीचे से आ रहा है, तो जैसे जैसे फिर से ये फ्लूइड यहाँ पे फिल कर जाएगा तो इसका ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि अपना जो कंफर्ट है वो आपको मिल तो रहा है और साथ ही साथ आपके ऑसोलेशन जो हो रहे थे स्प्रिंग्स में वो यहाँ पे निगलेक्ट हो जा रहे हैं, बराबर है। यहाँ पे ऑसोलेशन नहीं हो रहा है क्योंकि फ्लूइड एक्स्ट्रा जैसे ऊपर से जा रहा है नीचे भी उतना ही फिल हो जा रहा है। तो इस स्लाइड्स में मैंने आपको वर्किंग ऑफ शॉक एब्जॉर्बर का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया हो, तो आप ये फिर से इस स्लाइड्स को स्टॉप करके, इस वीडियो को स्टॉप करके ये एक बार पढ़ लेना। ओके, हाँ, उसके बाद देखते हैं गैस फील्ड मोनो ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर। तो ये जो पहला वाला शॉक एब्जॉर्बर हमने देखा था वो था ऑयल फील्ड, तो ये जो वाला है ये गैस फील्ड। तो अलग क्यों, हाँ, मेन प्रॉब्लम ये आता है, ये बात आपके ख्याल में आनी चाहिए कि लिक्विड से काम हो रहा है तो गैस क्यों फिल कर रहे हैं, बराबर है ना। तो होता क्या है पता है क्या, जब गैस फ्यू सॉरी गैस नहीं, ऑयल फ्यूल ट्यूब जो होता है शॉक एब्जॉर्बर आप जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ वाइड्स बन जाए, एयर के पैकेट्स बन जाए, तो उस वजह से क्या होगा, उसमें जो एक कैविटी बन जाएगी, उस आपके फ्लूइड में क्या है, एक कैविटी बन जाएगी, क्योंकि अब फ्लूइड तो जो होता है वो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, बराबर है। तो ये जो वाइड्स बन रहे हैं, एयर के पैकेट्स बन रहे हैं, ये बाहर नहीं निकल पाते हैं, आपके पिस्टन और सिलेंडर में अंदर ही रहते हैं, तो उस वजह से आपका जो सिस्टम है वो ठीक से नहीं चल पाता। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, ऑयल के जगह पे गैस फिल करते हैं। तो अभी ये वाला फिगर देखना, गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर। तो इसका एक लोअर एंड ये आई दिखाई दे रहा है आपको, एक अपर आई दिखाई दे रहा है। अपर आई एक फिक्स होगा आपके एक्सेल को, नीचे से फिक्स होगा चेचिस को, सॉरी मैंने अपोजिट कर दिया। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे एक फ्री पिस्टन दिखाई दे रहा है, ये एक हाई प्रेशर गैस चेम्बर के अंदर फिल किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आपको दो ओपनिंग्स दिखाई दे रहे हैं पिस्टन्स की, एक यहाँ पर दिखाई दे रही है और एक यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब जैसे भी ये पिस्टन रॉड अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा तो ये वॉल जो होते हैं नॉन रिटर्निंग वॉल्स, ये इसके अंदर फिल किए हुए गैस को अप और डाउन मूवमेंट करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पे बेनिफिट्स आपको क्या मिल रहा है, गैस फिल होने के वजह से आपको किसी प्रकार के यहाँ पे एयर के पैकेट्स बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। ओके, और एक बात, गैस कौन सी होती है, तो ये होती है नाइट्रोजन गैस। ओके, तो इस सिस्टम में कौन सी गैस फिल किया होता है, नाइट्रोजन गैस फिल। आपने काफ़ी सारे बाइक्स पे देखा होगा नाइट्रॉक्स लिखा होता है। ओके, नाइट्रॉक्स, तो वो उसका एब्रिविएशन होता है नाइट्रोजन गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर्स। ओके, अभी देखते हैं टू प्रिवेंट द फोमिंग एंड द बबल्स इन द ऑयल विच डिग्रेड्स द शॉक एब्जॉर्बर परफॉर्मेंस। तो क्या होता है, फोमिंग होता है और बबल जो बनते हैं, एयर पैकेट्स जो बनते हैं, उसको उसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो डिग्रेड होता चल जाता है, उसका आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। अ गैस फील्ड मोनोट्यूब शॉक एब्जॉर्बर हैज चेंबर ऑफ हाई प्रेशर नाइट्रोजन अबव द ऑयल चेंबर। ओके, ऑयल चेंबर के अबव क्या होता है, ये सिस्टम आपका मैनेज किया होता है। द हाई प्रेशर गैस मेक्स इट डिफिकल्ट टू बबल फ्रॉम द ऑयल।
तो हाई प्रेशर जो गैस होती है उसमें काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं कि आपके बबल्स बने, इवन व्हेन द शॉक एब्जॉर्ब मूव्स इन एंड आउट वेरी क्विकली, as it is might while traveling rapidly on the very rough or washboard road. Gas filled shock absorber are very expensive since they have required a strict manufacturing tolerance. तो ये जो सिस्टम है प्रीवियस कंडीशन के हिसाब से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफ़ी क्लोज टॉलरेंस में आपको बनाना पड़ता है, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। तो जितना क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा उतना ही उसका एक्सपेंशन बढ़ जाते हैं उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग की। बट दे आर वेरी रेजिस्टेंस टू द फेड एंड कॉन्स्टेंटली आर वेरी पॉपुलर इन ऑफ रोड रेसिंग एंड रैली। ओके, तो जो रैलीज होती है, ऑफ रोड बाइकिंग होती है, रेसिंग्स होती है, उसमें ये काफ़ी कॉमन है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी यूज़ किया जाता है। देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या होती है फिर गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर के। तो यहाँ पे दिखा है द फुल डायमीटर ऑफ द ट्यूब कैन बी यूज्ड एज अ वर्किंग चेम्बर एंड देयर बाय अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ द ऑयल बिकम्स अनअवेलेबल फॉर डैम्पिंग। ठीक है, तो हम प्रीवियस केस में देख रहे थे ना, आपको दो दो वॉल का यूज़ कर रहा था, एक रॉड था वो काफ़ी आपको रिजिड और बनाना था, उस वजह से आपका जो इनसाइड डायमीटर था चेम्बर का, आपके सिलेंडर का, वो काफ़ी कम मिल रहा था आपको। ठीक है ना, तो आपको इफ़िशियंसी नहीं मिल रही थी उतनी। तो इस केस में हमने देखा कि एक रॉड जो है काफ़ी छोटा है, वॉल भी हम सिंगल यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से ये आपको ज़्यादा इफिशिएंटली डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं। A larger volume of oil made available in any one stroke because of the adjustment between the gas and oil volumes provides a better facility for the damping force. तो इसका जो कॉम्बिनेशन है गैस का और ऑयल का, ये आपको बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है डैम्पिंग फोर्स के लिए। द टॉलरेंस टू द हीट इन द गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर इज ग्रेटर। तो जो टॉलरेंस है वो हीट का, वो शॉक एब्जॉर्बर में काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर जो होते हैं, इट गिव्स लॉन्गर लाइफ टू टायर्स एंड अदर रिलेटेड कंपोनेंट्स इन द सस्पेंशन सच एज स्प्रिंग्स, ब्रशेस, etc. तो इसकी गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर की लाइफ ज़्यादा होती है। अ गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर इज डिजाइंड टू रिड्यूस द फोमिंग ऑफ द ऑयल। ओके, तो ये तो ठीक है, ये एडवांटेज हो गया है इसका। इसका एडवांटेज था, इसीलिए तो हमने इसे इंक्लूड किया है ओवर द शॉक फील्ड ऑयल फील्ड शॉक एब्जॉर्बर में। देन प्रोवाइड स्टेबिलिटी व्हाइल ग्रेजुएटिंग टर्न्स। तो ये जो ग्रेजुअल टर्न्स लेते हैं उसमें अब ये काफ़ी आपको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करा देता है। तो दोनों के बीच में का एक शॉर्ट डिफरेंस देख लेते हैं हम, एक टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर का और गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर का। तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है यूज़ कर रहे हैं हम, ऑयल और गैस दोनों का यूज़ कर रहे हैं। अपर सेक्शन में गैस है नाइट्रोजन का और लोअर सेक्शन में ऑयल है। उसके बाद इसमें जो टॉलरेंस है वो हीट का काफ़ी लॉस होता है, लेस होता है। ओके, और इसमें जो टॉलरेंस है वो हीट का काफ़ी ग्रेटर होता है, यानी कि कम ज़्यादा होता है। ओके, इट इज़ फोमिंग ऑफ ऑयल में ऑकर। इसमें फोमिंग का चांसेस होता है, बबल बनने के चांस होते हैं, एयर पैकेट्स बनने के चांस होते हैं, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर में। उसके बाद एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होती है इसको अफेक्ट नहीं करती है सिस्टम को, बराबर है। और जो इस सिस्टम में है एटमॉस्फेरिक कंडीशन इसे अफेक्ट करती है। क्यों? मान लीजिए आपका सराउंडिंग टेम्परेचर कभी हाई होगा कभी लो होगा, तो उस वजह से आपका जो गैस है वो भी एक्सपांड होगा, कॉम्प्रेशन होगा। तो कॉम्प्रेस और एक्सपांशन होने की वजह से जो सिस्टम है वो आपकी थोड़ी बहुत आपको चेंजेस दिखाई देगा अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। उसके बाद देखते हैं टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर में इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी लो है और इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी हाई है क्योंकि कॉस्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस इज मोर एज कम्पेयर टू दी हाइड्रोलिक ऑयल। देन द मेंटेनेंस इज कंपेरेटिवली ईजी, यहाँ पर मेंटेनेंस इसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद द डैम्पिंग इफेक्ट इज रिलेटिवली लेस, और यहाँ पे डैम्पिंग इफेक्ट आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। तो कुछ एडवांटेज भी है टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर के, वो देख लेना। द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड ड्यू टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड व्हाइल कॉजिंग अ हाई टेम्परेचर रेज। देन देर इज नो वियर डेवलपमेंट इन द डैम्पर। तो आपका यहाँ पे कोई भी वियर नहीं दिखाई देगा आपको, विद absence of connecting arm pivots. Okay, then the applied force is increased when the compared to the direct indirect acting type.
द लो फ्लूइड प्रेशर ड्यू टू द फेयरली लार्ज पिस्टन एरिया ऑकर्स विद द रिड्यूस्ड लीवर्स। उसके बाद एक एडवांटेज है कि इसका लीकेज वेरी लेस होता है ड्यू टू द लोअर प्रेशर एंड अब्सेंस ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट एंटरिंग इनटू द रिजर्वायर। यहाँ पे लीकेज के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। उसके बाद द कॉस्ट इज लेस ऑब्वियसली देन द स्प्रिंग्स। नो नीड ऑफ टैपिंग अप इज नेसेसरी फॉर मोस्ट ऑफ द टेलीस्कोपिक डैम्पिंग। ओके, टॉपिंग अप मतलब नया फिल कराना, गैस को नहीं, ऑयल को। ओके ना, टॉकअप करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो आपने एक बार मैन्युफैक्चरिंग में आपका जो भी फिल करा दिया वो आप काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें देखी। आने वाले लेक्चर में हम और दो चीज़ें देखेंगे, वो है एंटी रोल बार और स्टेबलाइजर बार। कोई भी डाउट्स हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो।